हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं आपको बता रहा हूं चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.3 एनसीईआरटी में जो दी हुई है उसका। देखिए मैंने क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, वो उसके कई सारे पार्ट्स हैं। पहला पार्ट भी लिखा मैंने, दूसरा भी लिखा, लेकिन देखिए उसमें जो भाषा लिखी है हमें ये बताना है इन रिक्त स्थानों में कौन सा सही चिन्ह आएगा, उसे भरकर सही कथन हमें बताना है। और चिन्ह आपके देखिए इस तरीके के बने हुए हैं, या तो ये वाला चिन्ह है या वो इस तरीके का चिन्ह है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक चिन्ह आएगा, ये जितने भी पार्ट हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, इसका मतलब सबसेट होता है, यानी कि उपसमुच्चय। किसी समुच्चय के सभी अवयव, और किसी समुच्चय का मतलब वो बाएं वाले की बात हो रही है, यानी बाएं में जो समुच्चय लिखा है बाएं तरफ, उसके सभी अवयव अगर दाईं तरफ वाले समुच्चय में हैं तो वो उसका उपसमुच्चय होता है, यानी कि सबसेट। और अगर एक भी अवयव ऐसा निकल आया जो दाएं वाले में नहीं है तो वो उपसमुच्चय नहीं होगा। तो देखिए जैसे कि पहला पार्ट है, क्योंकि ये रोस्टर रूप में दे रखा है इसलिए मैंने दो पार्ट अभी लिखे आपको समझाने के लिए। जो बाईं तरफ आपका समुच्चय लिखा है 2, 3, 4, यानी इसमें केवल 3 अवयव हैं। अब अगर ये तीनों के तीनों ये दाएं समुच्चय में हैं तो ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये वाला चिन्ह आएगा। और अगर एक भी अवयव देखिए आपने ऐसा देख लिया जो इसमें नहीं है तो वो ये वाला चिन्ह आएगा, यानी दिस इज नॉट ए सबसेट, यानी उपसमुच्चय नहीं है। तो देखिए ये तीनों इसमें हैं, इसका मतलब ये उपसमुच्चय है। यहां जो चिन्ह आएगा वो इस तरीके का है। अब आता है देखिए दूसरा पार्ट, ए बी सी, बी सी डी, ये तीनों अगर इसमें हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे, देखिए बी और सी तो हैं लेकिन ए नहीं है। और अगर आप ये बात देख लेते हैं कि एक भी अवयव ऐसा है जो बाईं तरफ वाले समुच्चय में तो है लेकिन दाईं तरफ वाले में नहीं है, तो ये इसका उपसमुच्चय नहीं है। यही दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल से हैं। हमें ये बात देखनी हो कि कोई समुच्चय किसी का उपसमुच्चय है अथवा नहीं है। अब देखिए जो इसका क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट, वो देखिए ये दे रखा है, वो आपको दे रखा है देखिए समुच्चय निर्माण विधि के रूप में। क्या दे रखा है, देखिए बाईं तरफ, ऐसे अवयवों x का समुच्चय, x किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। और जो दाईं तरफ लिखा है x एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। तो पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं, किसी समतल में स्थित एक वृत्त, उस समान समतल की बात कर रहे हैं, यानी किसी भी समतल, वो समान समतल की बात कर रहे हैं। तो समान समतल में स्थित एक वृत्त है, ये कोई भी वृत्त हो सकता है, ये कोई भी वृत्त हो सकता है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, 4, 5, ऐसे में अनंत होंगे वृत्त और वो सारी त्रिज्याओं वाले होंगे। लेकिन जो दाईं तरफ लिखा है वो सिर्फ 1 इकाई वाली त्रिज्या के वृत्त हैं। तो आप लोग यही बात देखेंगे, जो बाईं तरफ लिखा है वो तो बड़ा हुआ। और अच्छा एक बात और बता देता हूं आपको, जो बाईं तरफ समुच्चय होता है वो उपसमुच्चय तभी होगा जब वो छोटा हो या इक्वल हो, ये कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। क्योंकि समुच्चय अगर होगा तो उसके सारे अवयव इसमें होंगे, यानी ये छोटा ही होगा, इक्वल भी हो सकता है, ये बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता। अब जो तीसरा पार्ट है, आप लोग यही सोच रहे हैं देखिए कि जो बायां वाला समुच्चय है उसमें तो बहुत सारे वृत्त हैं, क्योंकि 1 इकाई वाली त्रिज्या के भी हैं, 2 इकाई वाले, लेकिन जो दाईं तरफ है उसमें सिर्फ 1 इकाई त्रिज्या वाले हैं। इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय हो ही नहीं सकता, यानी यहां जो चिन्ह आएगा तीसरा वो ये आएगा, यानी ये उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा हैं और इसमें कम होंगे। लेकिन अब मैं अगर आपसे कहूं अधिसमुच्चय भी, देखिए मैंने आपको बताया था कि अधिसमुच्चय कौन सा होता है, तो देखिए पहले मैं आपको पहले पार्ट से रिवाइज कराता हूं। ये वाला समुच्चय देखिए इसका उपसमुच्चय है, लेकिन ये जो बड़ा वाला होता है वो छोटे वाले का अधिसमुच्चय होता है। जो बड़ा वाला उपसमुच्चय होता है वो छोटे वाले का क्या होता है, अधिसमुच्चय। तो कभी आपको अगर ऐसा मिले कि बड़ा वाला तो बाईं तरफ लिखा है और छोटा वाला लिखा है दाईं तरफ, और छोटे वाले के सारे अवयव बड़े वाले में हैं, तो आप समुच्चय का चिन्ह तो लगा ही नहीं सकते उस कंडीशन में। हां, अधिसमुच्चय का लगा सकती हैं, यानी कि ये, यहां पे आप ये भी लगा सकती हैं,
एग्जाम में देखिए ये भी सही माना जाएगा क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, ये इसका अधिसमुच्चय है। ये उपसमुच्चय नहीं है, ये बात भी ठीक है, और ये इसका अधिसमुच्चय है। ये बात देखिए, ये भी उस कंडीशन में होगा, ये बात ध्यान रखें, ये अगर इसका उपसमुच्चय है तो ये इसका अधिसमुच्चय होगा। केवल इस कंडीशन में हो सकता है, इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो देखिए बिल्कुल ही गलत है क्योंकि उपसमुच्चय है ही नहीं। अब देखिए इसका चौथा पार्ट, ये चौथा पार्ट ही था। पांचवा पार्ट, एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। देखिए तीसरा पार्ट भी रह गया, मैं अभी चलिए बता दूंगा आपको। ये चौथा पार्ट था, ये ध्यान रखें, ये तीसरा पार्ट नहीं था, लेकिन चलिए तब भी देख लेता हूं। अगर तीसरे पार्ट में क्या दे रखा है, तीसरे पार्ट में दे रखा है, देखिए ऐसे अवयवों एक्स का समुच्चय कि एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th का एक विद्यार्थी है, और जो दाईं तरफ दे रखा है एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। अब आप लोग देखिए, चलिए अपने ऊपर ही डिपेंड कर सकते हैं। कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, मान लीजिए कक्षा 11 में 100 बच्चे हैं, और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, आपके विद्यालय में तो 2000 बच्चे होंगे। जाहिर सी बात है, देखिए बाईं तरफ वाला समुच्चय छोटा ही है, दाईं तरफ वाला बड़ा है, लेकिन कक्षा 11 के जितने भी विद्यार्थी हैं वो हैं तो विद्यालय के ही। इसका मतलब जो बाईं तरफ लिखे हैं वो सारे विद्यार्थी दाईं तरफ वाले समुच्चय में भी होंगे। इसका मतलब ये समुच्चय है, यानी जो तीसरा पार्ट, ये देखिए चौथा पार्ट का उत्तर था, यहां मैं सही कर देता हूं। जो तीसरे पार्ट का उत्तर आएगा, मैं देखिए इधर लिख देता हूं, ये समुच्चय है, क्योंकि कक्षा 11 के जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब स्कूल में यानी विद्यालय में होंगे, तो वो सब विद्यालय के ही विद्यार्थी हैं। इसका मतलब ये उपसमुच्चय है। चौथा वाला देखिए मैंने आपको बताया। अब देखिए पांचवा पार्ट, पांचवें में ये लिखा है एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है, और दोबारा लिखा है दाईं तरफ एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। अब ये तो देखिए जो बाईं तरफ लिखा है वो तो त्रिभुजों का समुच्चय है, उसमें सिर्फ त्रिभुज होंगे, और जो दाईं तरफ लिखा है वो आयतों का समुच्चय है। तो त्रिभुजों के समुच्चय और आयतों के समुच्चय में तो कोई कॉमन बात हो ही नहीं सकती, यानी उसका एक भी अवयव ऐसा नहीं हो सकता जो आयतों के समुच्चय में हो जाए। इसका मतलब पांचवें पार्ट का भी जो उत्तर आएगा वो आपका देखिए यही आएगा, ये उपसमुच्चय नहीं है। देखिए आपको थोड़ा सोचना ही है, मैं सारे पार्ट इसलिए बताता हूं तो कि आपको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, अभी शुरुआत है। बाद के क्वेश्चन ऐसे होंगे तो शायद आपको होमवर्क में भी दे दूं। अब देखिए जैसे कि छठा पार्ट, एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो ये बात देखिए, आप जो बाईं तरफ लिखा है वो सिर्फ समबाहु त्रिभुज है उसमें, और जो दाईं तरफ लिखा है उसमें हर तरीके का त्रिभुज है, यानी वो समबाहु भी हो सकते हैं, समद्विबाहु भी हो सकते हैं, समकोण भी हो सकते हैं, और जिसकी तीनों भुजाएं अलग होती हैं यानी विषमबाहु वो भी हो सकती हैं। तो जाहिर सी बात है जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं वो हर तरीके के त्रिभुज में आएंगे तो हैं ही। इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय है, यानी जो इसका छठा पार्ट है वो उपसमुच्चय है, क्योंकि जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं वो त्रिभुजों के समुच्चय में बिल्कुल होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समबाहु त्रिभुज त्रिभुजों के समुच्चय में ना हो। अब देखिए जो पार्ट आता है नंबर 7 पार्ट, x एक सम प्राकृतिक संख्या है और x एक पूर्णांक है। इसमें लोग देखिए कंफ्यूज होते हैं, तो आपको थोड़ा लिख के ही बताता हूं। जो 7वां पार्ट है, x एक सम प्राकृतिक संख्या है, तो चलिए मैं रोस्टर रूप में लिखता हूं। सम प्राकृतिक संख्या, तो सम तो 2 से स्टार्ट होगी और प्राकृतिक है तो माइनस में तो हो नहीं सकती, तो 2 4 6 और ये 8, चलिए थोड़ा यहां तक लिख दिया मैंने, और ये कोई लिमिट नहीं है इनकी, ये अपरिमित समुच्चय, इनकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा दूसरा क्या दे रखा है, x एक पूर्णांक है और बीच में एक रिक्त स्थान देखिए छोड़ दिया है, और यहां पे दे रखा है x एक पूर्णांक है। अब देखिए पूर्णांक भी, इसमें धन पूर्णांक नहीं लिखा है, इसमें माइनस के भी हो सकते हैं, यानी कि ये माइनस के अनंत से ही शुरुआत होगी। और बीच में चलिए समझाने के लिए लिखता हूं, देखिए उसमें -2 भी आएगा, -1 0, क्योंकि पूर्णांक तो सारे ही होंगे, फिर इसमें 1 भी आएगा, 2 3 4 5 6, ये अनंत तक ही होंगे। ये आपको ऐसे भी लिख के दे सकते थे, लेकिन आपको देखिए दिया समुच्चय निर्माण विधि के रूप में। अब हमें ये देखना है कि ये जो समुच्चय है वो इसका उपसमुच्चय है या नहीं है। ये तो देखिए सम धन पूर्णांक है, ये धन पूर्णांक है, वो भी सम है,
इसमें हर तरीके का पूर्णांक है, धन पूर्णांक भी है, ऋण पूर्णांक भी है, जीरो भी है, इसमें हर तरीके की हैं। तो इसमें धन पूर्णांक तो है, सम वाले भी सारे आएंगे ही, यानी ये जितने भी हैं वो सब इसमें जरूर होंगे। और अगर ऐसा है तो ये इसका उपसमुच्चय है, ये चलिए याद है। तो ये देखिए मैंने आपको शुरुआत के कुछ सवाल बताए, बहुत बेसिक थे। अगला क्वेश्चन जो आता है देखिए, शायद वो अगर इसी पे ही डिपेंड है तो मैं आपको होमवर्क में भी दे सकता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य है, तो ये आप खुद देख सकते हैं। इसका पहला पार्ट चलिए होमवर्क में देता हूं, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। देखिए चौथे और पांचवें में कंफ्यूजन हो सकता है, ये चलिए मैं आपके लिए लिखता हूं। जो चौथा और पांचवा लिखा है वो देखिए दूसरे क्वेश्चन का देखिए चौथा पार्ट, क्योंकि इसमें यही चीज बतानी है लेकिन सत्य सत्य के रूप में इन्होंने ये दिया इस तरीके से। ये देखिए लिखा, यानी ये इसका उपसमुच्चय है। ये बात सही है या गलत? तो देखिए इस समुच्चय में केवल एक अवयव है। और देखिए दोबारा बता रहा हूं, किसी ने पूछा भी था मुझसे, ये एकल समुच्चय है क्योंकि इसमें केवल एक अवयव है। अब ये पूरा समुच्चय दे रखा है और ये आप देखिए इसमें है, क्योंकि ये जो अवयव है वो इसमें बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है। ये मैं आगे लिख देता हूं, ये इसका उपसमुच्चय है, ये तो सत्य हुआ। लेकिन अब देखिए आपसे एक बात और पूछी, वो इसी का जो पांचवा पार्ट है बिल्कुल इसी तरीके का है, लेकिन यह चिन्ह इन्होंने ये लगा रखा है। ये देखिए, अब ये हमें बताना है, शायद देखिए दोबारा देख लेता हूं, यही दे रखा है और ये बात सही है या नहीं है, यही बात दे रखी है। अब आप लोग सोचोगे यहां बिलोंग्स टू का चिन्ह आ गया, ये बिलोंग्स टू चिन्ह मैंने पिछले वीडियो में बताया है। ये ऊपर वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वाली बात, इसका मतलब है ये इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी ये इसका अवयव है, ये गलत है। ये बिलोंग्स टू तब आता, देखिए जब ये इसका अवयव जो दे रखे यानी अंदर वाले, ये मैं ब्रैकेट हटा दूं, इस समय बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी ए इसका अवयव है, ए बिलोंग्स टू ABC, ये बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन इसके बाद अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो ये इसका उपसमुच्चय हो गया। देखिए अंदर वाले जो अवयव होते हैं वो जो लिखे रहते हैं वो अवयव होते हैं, लेकिन उनके बाहर अगर हम ब्रैकेट लगा दें जैसे कि ये, तो वो उपसमुच्चय हो जाते हैं। ये चीज गलत हुई फिर, यानी ये जो हुआ आपका, ये हुआ असत्य। ये मैंने आपको देखिए थोड़ा कंफ्यूजन अगर होगा, हो सकता है आगे क्वेश्चंस में भी आए। अब देखिए इसका छठा पार्ट वो आपको मैं देता हूं, आप लोग खुद ट्राई करेंगे होमवर्क के लिए। अब देखिए जो आपको क्वेश्चन है वो मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक समुच्चय देखिए दिया हुआ है, पहले यही आपको समझा देता हूं क्योंकि इस तरीके का पहला क्वेश्चन है ये। इसमें टोटल कितने अवयव हैं? 4। कौन से? पहला अवयव देखिए 1 है, दूसरा अवयव वो 2 है, तीसरा अवयव खुद एक समुच्चय के रूप में दिया हुआ है, तीसरा अवयव देखिए पूरा माना जाएगा, अकेला 3 नहीं है अवयव, अकेला 4 वो भी नहीं है अवयव। ये 3,4 का जो एक समुच्चय है वो अवयव है इस पूरे समुच्चय का, यानी ये जो समुच्चय है ये इस समय अवयव है इस पूरे समुच्चय का। और ये 5 ये अकेला ही है, ये देखिए सिंगल है, ये 1 2 और ये 5, लेकिन ये जो दे रखा है ये पूरा समुच्चय, ये अवयव ही है। तो इसके टोटल कितने अवयव हुए? 4, 1 2 3 और 4। अब इसमें जितने भी पार्ट आपको दे रखे हैं देखिए मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ये सही है या गलत ये बतानी है। तो देखिए पहले पहला पार्ट 3,4 ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है और ये उपसमुच्चय है ए का। अब आप लोग यही कहेंगे, तो चलिए पहले मैं यही बात बताता हूं, ये उपसमुच्चय है ए का। चलिए पहले पहले पार्ट पे ध्यान ना दें, इसके नीचे वाला जो पार्ट दे रखा है उस पर ध्यान दें। मैंने कहा था देखिए अवयव के लिए बिलोंग्स टू का चिन्ह आता है, मतलब अगर मैं यहां से कहता हूं ये 1, तो ये 1 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 1 इसका अवयव है, ये बात बिल्कुल सही है। देखिए चलिए मैंने ये बताया पहले, लेकिन अब मैं कहूं 1 सबसेट है ए का, वो तो गलत है। ये तो तब होगा जब मैं 1 के बाहर एक ब्रैकेट लगा दूं और फिर लिखूं 1 सबसेट ऑफ ए, तो वो सही होगा। इसका मतलब ये गलत होगा। अब देखिए ये इस पे भी आती है बात 3,4, तो देखिए 3,4 इस समय इस पर ध्यान दें आप, ये चलिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं,
ये अवयव है इसका, यानी 3,4 जो ये ब्रैकेट लिखी है ये इसे बिलोंग कर रहा है क्योंकि ये अवयव है, और अवयव के लिए हमेशा किसका चिन्ह आता है? बिलोंग्स टू का। यानी ये बात देखिए बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं इसके बाहर एक ब्रैकेट और लगा दूं तो वो उपसमुच्चय हो जाएगा। अवयव के बाहर अगर देखिए एक ब्रैकेट और लगा दें तो वो क्या हो जाता है? उपसमुच्चय। यानी ये चीज, ये उपसमुच्चय है ए का। इसके बाहर देखिए एक ब्रैकेट और आ गई और लिखा है उपसमुच्चय है ए का, ये बिल्कुल सही लिखा है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे शायद, ये इस समय उपसमुच्चय है ए का, ये बात गलत हुई क्योंकि ये तो अवयव है और अवयव के लिए किसका चिन्ह आता है? बिलोंग्स टू का, यानी ये बात गलत है। अब देखिए इसका छठा पार्ट 1,2,5 और इसके बाहर एक ब्रैकेट लगा रखी है, ये उपसमुच्चय है ए का। तो देखिए 1, 2 और 5 हम अलग अलग ले सकते हैं। इसके कितने उपसमुच्चय हो सकते हैं? देखिए केवल 1 भी हो सकता था, केवल 2, केवल 5 हो सकते हैं, एक ब्रैकेट में लिख दें। 1,2 वो भी लिख सकते हैं हम, 2,5 वो भी लिख सकते हैं, 1,5 वो भी लिख सकते थे। इन्होंने देखिए तीन अवयवों का 1,2,5 और वो सबसेट है ए का, बिल्कुल सही है क्योंकि 1, 2 और 5 हम लिख सकते हैं अलग अलग। लेकिन अब देखिए इन्होंने लिखा है 1,2,5 बिलोंग्स टू ए, ये तो नहीं है इस समय, ऐसी कहीं ब्रैकेट कोई नहीं लिखी हुई कि 1, जैसे ये ब्रैकेट आ रही थी और मैंने यहां लिखा था बिलोंग्स टू, ये बात तो ठीक थी, लेकिन ऐसी कोई ब्रैकेट नहीं है, यानी कि ये बात गलत है। ये उपसमुच्चय है, ये अवयव नहीं है। अब देखिए आठवां पार्ट, बहुत ध्यान से देखें। 1,2,3 हम 1 ले सकते हैं अलग, 2 ले सकते हैं अलग, लेकिन किसी अवयव जैसे इस तरीके से कोई अवयव दे रखा है उसमें से 3 बाहर निकाल लिया, ये नहीं कर सकते। ये अवयव पूरा एक है, ना तो हम इसमें से 3 को बाहर ले सकते हैं और ना ही 4 को बाहर ले सकते हैं, यानी ये इस समय बिल्कुल गलत है, ये उपसमुच्चय नहीं हो सकता। अब देखिए आगे बात आती है, ये बात मैंने तब भी बताई थी जब मैं आपको उपसमुच्चय बता रहा था। ये 5 होता है रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का, आपको कोई भी समुच्चय दे रखा हो, हमेशा उसका उपसमुच्चय होता है, यानी 5 इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये कह दें कि 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 इसमें अलग से तो कहीं नहीं लिखा। बिलोंग्स टू कब आता है? जब अवयव हो, तो 5 इसमें कहीं अलग से लिखा होता तब तो मैं लिख देता बिलोंग्स टू, अलग से तो कहीं नहीं लिखा, इसका मतलब ये गलत। 5 हमेशा सबसेट होता है, लेकिन 5 बिलोंग करे ये तब होगा जब 5 अलग से भी लिखा हो। देखिए आगे क्वेश्चन शायद ऐसा है, तब मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए लास्ट वाला आता है 11th वाला पार्ट, ये 5 के बाहर इन्होंने एक ब्रैकेट और लगा दी, यानी इसको कर दिया इस तरीके से, और ये सबसेट है ए का। ऐसा देखिए नहीं है, देखिए अकेला 5 लिखा है यानी रिक्त समुच्चय, वो तो सबसेट होता है ए का, लेकिन इसके बाहर अगर ब्रैकेट लगा दी तो वो तब होता जब यहां अलग से भी 5 लिखा होता। मैं आपको देखिए अगला क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा भी, ये इस समय उपसमुच्चय नहीं है। देखिए पहले मैं आपको वही क्वेश्चन बता रहा हूं जिसमें अलग से भी शायद 5 लिखा भी होगा, शायद कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है, नहीं तो शायद मुझे भी अपनी तरफ से लिखना पड़ सकता है। चलिए मैं ही आपको बताता हूं अपनी तरफ से, थोड़ा कंफ्यूजन भी दूर करना है। मान लीजिए आपको एक ऐसा समुच्चय दे रखा है, इसमें 5 दे रखा है अलग से, और एक ये 5 भी दे रखा है। चलिए ये मैं आपको बताता हूं। अब मुझे बताना है कि कौन कौन सी बात ठीक हो सकती है। मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं 5 बिलोंग्स टू ए। अब आप देखें पहले, इस समय इसमें 2 अवयव हैं, ये 5 एक आप फिजिक्स का लेटर मान सकते हैं। अब इसमें 2 अवयव हैं, एक तो अवयव ये है और एक अवयव ये है, तो इस समय 5 बिलोंग्स टू ए बिल्कुल ठीक है क्योंकि 5 इसके अंदर लिखा हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। अब मैं चलिए ये लिखता हूं, ये देखिए ये भी लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसके दोनों अवयव मैंने लिख दिए, 5 बिलोंग्स टू ए और ये भी बिलोंग्स टू ए। अब देखिए आगे क्या लिखता हूं, किसी भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय हमेशा उपसमुच्चय होता है,
मैंने अभी ये बात बताई, फाई इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए। ये बात कभी भी गलत नहीं हो सकती। आपको कोई भी समुच्चय दे रखा हो, ये बात बिल्कुल सही होगी। मैं आगे लिख देता हूं 100%। ये कभी गलत नहीं हो सकती, ये बात बिल्कुल सही है, चाहे कोई भी समुच्चय दे रखा हो आपको। अब देखिए ब्रैकेट लगाने की बात आई। ये जो फाई है, इस समय ये अवयव है, इसके बाहर मैंने एक ब्रैकेट लगा दी और आगे लिख दिया यही चीज। देखिए ये अवयव है, तो अवयव के लिए देखिए बिलोंग्स टू आ गया, लेकिन इसके बाहर मैंने ब्रैकेट लगा दी। आप लोग कहेंगे ये बिलोंग्स टू है, तो ये बात भी सही है, लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं सबसेट ऑफ ए, यहां पे ये बात भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि इस समय अवयव है, और अवयव के बाद अगर हम ब्रैकेट लगा दें तो वो क्या हो जाता है? सबसेट। ये बात भी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में देखिए सारी बातें सही हो रही हैं। फाई बिलोंग भी कर रहा है, फाई सबसेट भी है। ये वाला फाई बिलोंग भी कर रहा है और ये वाला फाई सबसेट भी है। क्यों? क्योंकि फाई इसका अकेला अवयव है, या अवयव है तो इसके बाहर ब्रैकेट लगा दूं तो वो सबसेट भी हो गया। अब देखिए एक बात मैं और बताता हूं इसी क्वेश्चन में ही। ये अवयव दे रखा है आपको, अगर मैं इसके बाहर ऐसे लिख दिया, अब ध्यान दें आप, यहां मैंने ए लिख दिया, अभी चिन्ह छोड़ दिया, ये इस समय देखिए अवयव है और इसके बाहर मैंने एक ब्रैकेट और लगा दी। अब मैं ये बात लिखूं कि यहां बिलोंग कर रहा है, ये शायद कुछ लोग समझ भी गए होंगे, ये इसे बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग देखिए तभी करेगा। हमेशा ध्यान रखें, बिलोंग केवल अवयव के लिए आता है। इस समय अगर ये अवयव है यानी इसमें लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही है। ऐसा देखिए कहीं नहीं लिखा हुआ, यानी ये चीज देखिए गलत है। हाँ अब देखिए मैं एक बात और लिखता हूं, देखिए यही चीज लेकिन मैंने आगे लिखी है ऐसे। और अब आप लोग ये कहेंगे कि ये बात सही है या नहीं, तो देखिए एक बार चेक करते हैं। ये इस समय अवयव है और अवयव के बाहर अगर हम एक अलग से ब्रैकेट लगा दें जैसे कि यहां किया, तो वो सबसेट हो जाता है। ये सही है बिल्कुल। ये बात ध्यान रखें, बिलोंग्स टू केवल तभी आएगा, दोबारा समझ लें, जब उस समय वो चीज लिखी हो समुच्चय में। और सबसेट कब आएगा? जब अवयव के बाहर एक अलग से ब्रैकेट लगा दें, वो सबसेट होता है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था जो मैंने अपनी तरफ से बताया। अब देखिए मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट हैं टोटल। जो पहला, और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देखिए लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो पहला दे रखा है उसमें केवल ए दे रखा है, दूसरा दे रखा है उसमें दे रखा है ए कॉमा बी, तीसरे में 1 कॉमा 2 कॉमा 3, चौथा 5 दे रखा है। तो चौथा पार्ट तो देखिए ऐसा ही समझे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 भी है, मैं अभी बताऊंगा। अभी क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है, लेकिन आपसे कभी देखिए ये बात लिखने के लिए कहें कि किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए, तो इसके कितने उप समुच्चय होंगे इसका मैंने एक सूत्र लिखवाया था आपको। मैं इसी के आगे लिख देता हूं, आपको उससे कंफ्यूजन भी नहीं होगा। मान लीजिए देखिए इसमें 3 अवयव हैं। किसी समुच्चय में जितने अवयवों की संख्या होती है वो n का मान होती है, यानी n बराबर 3। ये मैंने देखिए यहां लिख दिया, क्यों? क्योंकि इसमें 3 अवयव हैं। तो इसके जो टोटल उप समुच्चय होंगे वो होंगे 2 की पावर n, यानी 2 की पावर, यहां n का मान कितना है 3, तो इसके 8 उप समुच्चय होंगे। इससे हमें केवल संख्या पता लगी। अगर आपसे केवल ये कहते कि इसके उप समुच्चयों की संख्या लिखिए, तो आप केवल लिख आते 2 की पावर 3, यानी इस समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या बराबर 8। लेकिन वो कौन कौन से 8 होंगे वो चीज देखिए मैंने पार्ट 1 वीडियो यानी बेसिक कॉन्सेप्ट जो था उसमें भी बताई थी। फिर एक बार बताता हूं। ये देखिए आपको समुच्चय दे रखा है 1 2 3। अब मुझे अगर इसके उप समुच्चय लिखने हैं सारे, तो देखिए मैं एक बात बताई थी, जब भी जितने भी उप समुच्चय होते हैं उन सबका जो समुच्चय बनेगा वो होता है घात समुच्चय। ये यही है पी का मतलब, आपसे घात समुच्चय यानी कि इसके सारे उप समुच्चय लिखवा रहे हैं। सारे उप समुच्चय अगर लिखवाएं तो इसका मतलब है कि वो पी का मान निकलवा रहे हैं। ये कैसे निकालें? देखिए मैंने सबसे पहले देखिए बात बताई, फाई से ही शुरुआत करें। फाई सबका उप समुच्चय होता है, ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। फिर इसके बाद आप केवल पहले सिंगल वाले एलिमेंट्स लें, उनके बाहर ब्रैकेट लगाएं। जैसे अकेला 1 था, हमने इसके बाहर ब्रैकेट लगा दी, ये देखिए उप समुच्चय हो गया। फिर ये अकेला 2 है,
हमने इसके बाहर भी ब्रैकेट लगाई, फिर ये अकेला 3 है, हमने इसके बाहर भी ब्रैकेट लगाई, इसके अलावा तो सिंगल वाला कोई नहीं हो सकता, कंप्लीट हो गए। अब हम लेंगे डबल वाले, यानी जिसमें दो दो एलिमेंट्स आते हो। तो पहले देखिए मैंने लिखा 1, 2, फिर लिखा 2, 3, फिर लिखा 3, 1 लिखे हैं, चाहे 1, 3, इससे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी कंप्लीट और कोई आ ही नहीं सकता। और ध्यान रखें, देखिए दोबारा बता रहा हूं, अवयव के बाहर जब ब्रैकेट लगा देंगे तो वो उपसमुच्चय हो जाता है। ये बात इसलिए देखिए बार बार कह रहा हूं, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। अवयव ये हैं, लेकिन अवयव भी यही हैं, लेकिन इनके बाहर अगर हम एक अलग से ब्रैकेट लगा दें तो वो उपसमुच्चय कहलाते हैं। ये इस समय सारे उपसमुच्चय हैं, लेकिन मैं अगर देखिए काउंट करके देखूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही बैठे, लेकिन होने कितने चाहिए? 8। तो ये खुद भी रह गया, अभी कोई भी, अब इसमें तीनों भी तो लिखने हैं हमें, वही रह गया और वो ये खुद भी था। अब ये देखिए कंप्लीट हो गए। इसके बाहर मैंने एक अलग से एक बड़ी ब्रैकेट लगाई, ये पूरा जो समुच्चय हुआ ये हुआ घात समुच्चय। ऐसे ही आपको बाकी के पार्ट भी करने हैं, जो इसका पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है। अब देखिए चौथा पार्ट आ गया, वो तो रिपीट भी है क्योंकि 5वां क्वेश्चन आपसे पूछा है। देखिए 5वें क्वेश्चन में यही बात लिखी है, इसमें Pa के कितने अवयव हैं? यदि A बराबर 5, यानी A अगर एक रिक्त समुच्चय है, A अगर एक रिक्त समुच्चय है तो इसके कितने उपसमुच्चय होंगे? तो आप लोग देखिए ये जानते हैं, रिक्त समुच्चय में जो अवयवों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 0। इसमें एक भी अवयव नहीं होता। मैं आपको देखिए यही समझा रहा हूं, ये इस वाले के लिए समझा रहा हूं, n बराबर 0, क्योंकि इसमें अवयव है ही नहीं एक भी। ये तो एक खाली समुच्चय है। मैंने आपको देखिए एक दिन और बताया था, ये होता है रिक्त समुच्चय, इसमें कोई अवयव है ही नहीं, यानी इसमें अवयवों की जो संख्या है वो 0 है। तो 2 की पावर 0 और किसी की पावर 0 जो होती है उसका मान कितना होता है? 1। यानी इसके जो उपसमुच्चय होंगे वो केवल एक उपसमुच्चय होगा। इसके जो उपसमुच्चयों की संख्या है वो कितनी होगी? केवल 1। कौन से होंगे चलिए वो बताता हूं आगे एरो लिख के। यानी मान लीजिए इसका मुझे लिखना है Pa का मान, मान लीजिए ये A है, आपको दे भी देखिए यही रखा है A बराबर 5, तो आपको Pa का मान निकालना है। अब आप लोग यही सोचेंगे इसके उपसमुच्चयों की संख्या केवल 1 है, वो कौन सा होगा? तो मैंने जो आपको बात बताई, 5 सबका उपसमुच्चय होता है, इसका जो उपसमुच्चय होगा वो केवल 5 होगा। वो आप इस तरीके से लिख के दिखा देंगे, यानी इसकी जो उपसमुच्चयों की संख्या है वो केवल 1 है, और वो कौन सा है? वो खुद 5 है, और कोई हो ही नहीं सकता। ये देखिए था 5, यानी रिक्त समुच्चय की जो उपसमुच्चयों की संख्या है, अगर आपसे कभी पूछे वो केवल 1 होती है और वो खुद 5 होता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा, ये छठे क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, मुझे आपको 7वां नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के जो 4 पार्ट है इनके लिए ये बात लिखी है। ये समुच्चय जो आपको दे रखे हैं ये समुच्चय निर्माण विधि के रूप में दे रखे हैं, यानी ऐसे अवयव x की x एक वास्तविक संख्या है, x बिलोंग्स टू r, यानी x एक वास्तविक संख्या है, लेकिन ऐसी वास्तविक संख्या जहां वो -4 से बड़ी है और 6 से छोटी है या 6 के इक्वल है। तो ये बात मैंने देखी तब भी बताई थी, अगर प्राकृतिक संख्याएं हों तो ये वाली ब्रैकेट लगती है, पूर्णांक हो तब ये वाली ब्रैकेट लगती है, लेकिन अगर वास्तविक संख्या हो तो मैंने ब्रैकेट आपको ये वाली नहीं बताई थी। आपको शायद ध्यान भी हो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो था उसमें बताई थी बात, उनके लिए ब्रैकेट कौन सी आएंगी वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ये मान -4 से लेके कहां तक है? 6 तक। तो पहले मैं ये चीज लिख देता हूं, -4 से लेके 6 तक हम ऐसे लिखेंगे, -12 से -10 तक तो हम ऐसे लिख देंगे, -12 से लेके कहां तक? -10 तक। 0 से लेके कहां तक है? 7 तक, तो 0 से लेके 7 तक। और 3 से लेके कहां तक है? 4 तक, तो 3 से लेके 4 तक। अब बात रही ब्रैकेट लगाने की। अगर देखिए इक्वल टू का साइन नहीं है जैसे यहां पर, तो ब्रैकेट छोटी आएगी, और अगर इक्वल टू का साइन है जिस साइड भी, चाहे वो बाईं तरफ चाहे दाईं तरफ, तो ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट आएगी। इनका अंतर देखिए यही है, इसका मतलब है इसमें -4 इंक्लूड नहीं है, यानी -4 हम नहीं ले सकते, लेकिन 6 ले सकते हैं।
क्योंकि 6 में बड़ी ब्रैकेट का मतलब ये है कि 6 इसमें इंक्लूड है। देखिए दोबारा एक बार ये वाला क्वेश्चन, यहां इक्वल टू का साइन इधर नहीं है, इसका मतलब -12 हम नहीं ले सकते, ये वाली ब्रैकेट आएगी। -10 इसमें भी इक्वल टू का साइन नहीं है, यहां भी देखिए ये वाली ब्रैकेट आएगी। इसे हम कहते हैं छोटा अंतराल और इसे कहते हैं बड़ा अंतराल। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन की बात आई, इसमें 0 लेना पड़ेगा क्योंकि यहां 0 पे इक्वल टू का साइन है, यानी ये बड़ा अंतराल लगेगा। लेकिन 7 पे तो इक्वल टू का साइन नहीं है, ये छोटा अंतराल लगेगा। चौथा पार्ट आप लोग शायद समझ भी गए हो, फिर भी बताता हूं। यहां इक्वल टू का साइन है, यानी 3 हम ले सकते हैं, तो ये बड़ा अंतराल, और 4 के साथ भी इक्वल टू का साइन है, तो यहां भी बड़ा अंतराल। इसके मतलब क्या है, इनके बीच की जो सारी संख्याएं लेनी है, चाहे वो पॉइंट्स की भी हैं, जैसे 3 से 4 के बीच में बहुत सारी हैं, 3.1 3.2 बहुत सारी आएंगी, लेकिन हमें 3 भी लेनी है, 3 भी आएगी 4 भी आएगी। यहां 0 आएगी, 0 और 7 के बीच की सारी आएंगी, 7 नहीं आएगी बस। अब आप लोग देखिए समझ भी गए होंगे, और यही क्वेश्चन देखिए जो 7th है, आपको जो 7 क्वेश्चन दे रखा है वो इधर से दे रखा है, यानी ये क्वेश्चन आपको दे रखे हैं और इन्हें आपको लिखना है इस रूप में। अब आप लोग शायद समझ गए होंगे, पहले जो था वो अंतराल रूप में लिखना था, अब ये अंतराल रूप को आपको लिखना है 7 क्वेश्चन में इस रूप में। तो आप लोग देखिए ऐसे लिखेंगे, ऐसे अवयव x, जहां x बिलोंग्स टू r, लेकिन ये आप ध्यान रखें कैसे लिखना है, पहले इधर की संख्याएं लिख लें, ये चिन्ह आएगा ही, लेकिन अगर छोटा ब्रैकेट है तो इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, अगर बड़ा ब्रैकेट है तो इक्वल टू का साइन आएगा, यानी इसी चीज को आप इधर लिखते हो। ये इसका उल्टा रूप हो गया, यानी समुच्चय निर्माण विधि। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका पहला पार्ट भी है, यानी एक समुच्चय दे रखा है, और वो पार्ट नहीं है अलग अलग, वो 2 समुच्चय हैं। और सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा होता है, मैंने आपको देखिए बताया था, सार्वत्रिक समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें सारे समुच्चय उपस्थित हो जो उस समय क्वेश्चन में दिए गए हों। यानी इस समय जो क्वेश्चन में 2 समुच्चय आपको दिए गए हैं, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और दूसरा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो हमें एक ऐसा समुच्चय लिखना है जिसमें ये दोनों आते हों, यानी जिसमें समकोण त्रिभुज भी आते हों और समद्विबाहु त्रिभुज भी आते हों, वो कहलाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय उसे हम दिखाते तो देखिए किससे हैं, यू से, यानी यूनिवर्सल सेट। अब आप लोग देखिए यही सोचेंगे ऐसा कौन सा समुच्चय लिखें जिसमें समकोण त्रिभुज भी आ जाएं और कौन से लिख रखे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं U इज इक्वल टू त्रिभुजों का समुच्चय। क्योंकि त्रिभुजों का समुच्चय, इसमें हर तरीके के त्रिभुज होंगे, इसमें समकोण भी होंगे, समबाहु भी होंगे, समद्विबाहु भी होंगे, विषमबाहु भी होंगे। तो ये आप लिख सकते हैं, ऐसा समुच्चय आपको लिखना है जिसमें सभी आ जाए जो उस समय आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। देखिए शायद एक क्वेश्चन लास्ट में जो दे रखा है आपको, एक 9th क्वेश्चन, वो भी आपको इसी तरीके का दे रखा है, a इज इक्वल टू 135, b इज इक्वल टू 246, c इज इक्वल टू 02468। ये 3 समुच्चय आपको दिए गए हैं, प्रदत्त का मतलब दिए गए हैं। इन तीनों समुच्चयों ए, बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। तो दोबारा देख लीजिए, सार्वत्रिक समुच्चय ऐसा होना चाहिए जिसमें ये तीनों समुच्चय आते हों, मतलब 135 246 02468, ये सारे अवयव उसमें इंक्लूड हों। अब आप लोगों के दिमाग में शायद ये आ सकती है कि शायद इसका देखिए पहला पार्ट तो आप नहीं कहेंगे, दूसरा भी नहीं कहेंगे, तीसरे और चौथे में से कंफ्यूजन हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं ले सकते क्योंकि 0 भी दे रखा है सी में, 0 इसमें नहीं आ रहा। कौन सा पार्ट रहा, तीसरा पार्ट, यानी तीसरा जो हुआ वो ही यूनिवर्सल सेट का एक ऐसा एग्जाम्पल है जो उसमें ए भी है, बी समुच्चय भी है और सी समुच्चय भी है। तो ये देखिए जो मैंने आपको प्रश्नावली कराई, वो कराई मैंने आपको प्रश्नावली 1.3, इसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में भी दिए। अगली प्रश्नावली यानी जो 1.4 है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।